नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नरम है? ये सवाल उठा है पाकिस्तान और अलगाववादियों से बातचीत को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद। जम्मू कश्मीर विधानसभा में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ बातचीत से ही कश्मीर के मुद्दे को हल किया जा सकता है। महबूबा का बयान ऐसे वक्त में आया जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के 6 जवानों की हत्या करने के बाद उनके शवों के साथ बर्बरता की। महबूबा के मुंह से इस बर्बरता के खिलाफ साहब एक शब्द नहीं निकला। यहां तक कि वो शहीदों के घर भी नहीं पहुंचे। लेकिन बर्बरता करने वालों के साथ बातचीत की वकालत में देर नहीं लगी। विधानसभा में अपने बयानों से वो पत्थरबाजों का हौसला बढ़ाती है। महबूबा के इसी बयान को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि जब तक महबूबा मुफ्ती सरकार या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रहेंगी, वहां हालात ठीक नहीं हो सकते। नरेश अग्रवाल ने यह भी कहा कि महबूबा के रिश्ते आतंकियों से है। बड़ी बात कही आज ताल ठोक के। इसीलिए हम पूछेंगे कि क्या महबूबा मुफ्ती की वजह से कश्मीर में हालात सुधरने की बजाय बिगड़ रहे हैं? क्या पत्थरबाजों और अलगाववादियों को महबूबा मुफ्ती के बयान से शह मिलती है? और सवाल यह भी कि क्या सिर्फ सत्ता के लिए बीजेपी जम्मू कश्मीर के हालात पर चुप बैठी हुई है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊं उससे पहले ये एक रिपोर्ट। एक वक्त होता था कि जब एनकाउंटर होता था तो एनकाउंटर के जितने भी आसपास के गांव सारे भाग जाते थे वहां से। उसको कहते हैं स्टेट टेररिज्म, क्योंकि कभी कभी लोगों को पकड़ के ले जाते थे। आप हमें बताओ मिलिटेंट किस डर में, आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे चलेंगे, और उसमें कई लोग मारे जाते थे। आज अगर उस किस्म का दहशत होता तो आपका 12 साल का, 14 साल का, 20 साल का जवान आके एनकाउंटर की साइड पे पत्थर नहीं मारने की जरूरत नहीं करता। हमारा मानना जब तक महबूबा वहाँ शांति नहीं हो सकती, क्योंकि महबूबा के खुद ही रिश्ते आतंकवादियों से हैं। 5-6 पुलिस वाहन शहीद हुए। महबूबा को वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनके मंत्रियों को नहीं जाना चाहिए। उनकी चिताओं पे कोई आदमी नहीं कश्मीर सरकार का गया। नरेश अग्रवाल उन्होंने जो बयान दिया है उनको अपने घर देखना चाहिए और आजम खान को देखना चाहिए, जो अलगाववाद और आतंकवाद को जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया है। और जम्मू कश्मीर के ऊपर समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक भाजपा पीडीपी गठबंधन सत्ता में है, वहाँ पर इसी तरह से नरसंहार रहेगा, इसी तरह से सीमा पार से अतिक्रमण रहेगा। हम चाहते हैं अमन, हम चाहते हैं शांति, और इसलिए जो है इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है एकजुट होकर के कश्मीर में अमन के लिए, कश्मीर में शांति के लिए, कश्मीर में पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम सबको एकजुट होकर के एक स्वर में बात करने की जरूरत है। कश्मीर की स्थिति नरेंद्र मोदी जी और महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी ने मिलके भद कर दी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मिस किया है कश्मीर के सिचुएशन को, वार लाइक जोन बन गया है कश्मीर। वहाँ के हालात को कांग्रेसियों ने, अलगाववादियों ने जिस ढंग से बिगाड़ रखा है, आज से नहीं बरसों से, उसको अगर पूरा विश्वास है कि सेना ही ठीक करेगी। आज इस गठबंधन सरकार के ही नेतृत्व के कारण कश्मीर में ऐसे भारी संकट है और वो पूरे तौर पर विफल रहे हैं। The state government of Jammu and Kashmir is capable of handling it, and necessary input support will be given by the central government. ताल ठोक के पहला सवाल, क्या कश्मीर में खराब हालात के लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार हैं? दूसरा सवाल, क्या महबूबा के बयानों से आतंकवादियों और अलगाववादियों का हौसला बढ़ता है? तीसरा सवाल, शहादत पर चुप्पी और पत्थरबाजों की पैरवी कब तक करेंगी महबूबा मुफ्ती? और ताल ठोक के चौथा सवाल, क्या सत्ता के लिए कश्मीर में देश हित को ताक पर रख दिया गया है? ये सारे बहुत गंभीर सवाल हैं और इनका जवाब देने के लिए अमिताभ सिन्हा नेता हैं बीजेपी के, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिताभ जी। इनामुल नबी साहब अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे। इनामुल नबी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोमोडोर रिटायर्ड जी जे सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। नौसेना में 33 सालों तक
काम किया है, अनुभव लंबा चौड़ा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव त्यागी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। राजीव जी, आपका भी स्वागत है। और दीपक मिश्रा साहब, जो कि समाजवादी चिंतन सभा के अध्यक्ष है, समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जरा अमिताभ जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। कश्मीर में सत्ता के लिए क्या वाकई देशहित से समझौता हो रहा है? जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री सर जब ये कहती है शहादत को एकदम इग्नोर करके, उन 6 पुलिस वालों पर एक शब्द ना बोलकर आप चले गए आपके उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, वरना कल तो वहां कोई मौजूद तक नहीं था जनाजे में। बहरहाल वो पैरवी करती है बातचीत की कि हमें बातचीत से हल निकालना चाहिए, और आज नरेश अग्रवाल आकर ये कहते हैं कि जब तक वो रहेंगी साहब वहां हालात नहीं ठीक हो सकते हैं। क्या आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं और इसीलिए सत्ता की वजह से आप लोग साथ चिपके हुए हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ आपसे अभी कहना चाहता हूँ यहाँ कि कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है देश के लिए, और देश इस चीज़ के लिए कटिबद्ध है कि वहाँ पूरी तरीके से शांति हो, सद्भाव हो, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अटूट अंग रहा है और आगे भी रहेगा। केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो इस बात के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इतिहास देखना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान के लिए कई बार इतिहास का आकलन भी आवश्यक होता है। अभी जो स्थितियां वहां हैं फिलहाल, वो कोई रातों रात की पैदा हुई समस्या नहीं है। कश्मीर की समस्या के लिए अभी मैं आपको बहुत पीछे ले जाने की ज़रूरत तो ऐसे नहीं है यहाँ, लेकिन मैं देखिए कश्मीर की समस्या जवाहरलाल नेहरू जी ने जब उसको तुरंत से समस्या का समाधान होना था सरदार पटेल जी के द्वारा, उन्होंने उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया और पीओके को छोड़ दिया पाकिस्तान के पास, जबकि हमारी भारतीय फ़ौजें इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से उन दिनों सक्षम थी कि वो पाकिस्तान के जो अवैध रूप से अधिकृत वो जो सीमाएं हैं जिसको आज पीओके कहा जाता है, उसको अब पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेती और कश्मीर का पूर्ण एकीकरण होता। उसके बाद धारा 370 लगाया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और 370 का स्थिति ये थी कि कश्मीर में अलग निशान, अलग संविधान और अलग प्रधान हो। ये सारी चीज़ें जवाहरलाल नेहरू जी की देने हैं, जिसका आज देश खमियाजा भुगत रहा है, और लगातार कश्मीर को भारत से अलग समझने और रखने की कोशिश जारी रही। अमिताभ जी, 1.5 मिनट का बजट राउंड होता है ये, आप वो जो है आप हो गया है, लेकिन आप कब तक इस ब्लेम गेम की आड़ में छिपे रहेंगे? 3 साल हो गए हैं सर आपको। आपने कहा था आप पूरे देश की चाल चरित्र और चेहरे को बदल कर रख देंगे। स्थिति है बिल्कुल। आप कब तक ये कहते रहेंगे कि साहब कांग्रेस ने इतना बुरा कर दिया, इतना बुरा कर दिया, इतना बुरा कर दिया कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा? आपने कहा था, आपने कहा था चीजें बदलेंगी। मैं एक चीज बताइए सर, इसका जवाब आपके पास है, 1 घंटा है। अमिताभ जी 1 घंटा है, ये मुझे 1.5 मिनट सबको देने सर। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ की शुरुआती परंपरा है सर। उस परंपरा चिराग बुझने के पहले भोग पकाता है। नहीं सर, ये सारी बातें कह देने से प्रॉब्लम का हल आज की तारीख में मुझे तो नहीं दिख रहा। राजीव त्यागी जी, महबूबा मुफ्ती भी ये बात कह गई है, और देखिए अमिताभ जी जो बात कह रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ गलत ही कह रहे हैं और सब कुछ जो है वो आपके ऊपर ही मर रहे हैं। बात तो सच है कि 1987 में जो कुछ भी हुआ है, उसी के बाद से इंसर्जेंसी, उसी के बाद से सारी चीज़ें सामने आई हैं, उसे डील करते करते वक्त लगेगा। लेकिन आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि सिर्फ और आरोप लगा देने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? पहले मैं 3 समाधान बताता हूं इसके। पहला समाधान, राजनीतिक प्रक्रिया को चुस्त-दुरुस्त करे सरकार, पूरे देश के विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के, और कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कश्मीर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनसे बात करके एक डायलॉग प्रोसेस को शुरू करे। पहला समाधान। दूसरा समाधान, जो मिलिट्री कर रही है वो बेहतर तरीके से आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर रही है। तीसरा समाधान निश्चित रूप से कश्मीर को लेकर के, यदि पाकिस्तान से सरकार बातचीत करना चाहती है तो क्या बातचीत करने से पहले टेरर टॉक पे बातचीत होगी नहीं होगी, सरकार को उस पर तय करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कभी बातचीत करती है, कभी बातचीत रोक देती है। अब मैं आता हूं, मेरे मित्र ने जो बात कही है पंडित नेहरू के बारे में, 1947 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम जो सम्मानित व्यूवर्स जी न्यूज़ के सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं
कि कश्मीर उसके 3 महीने बाद भारतवर्ष के पास आया, क्योंकि कश्मीर के राजा ने भारत से विलय करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान की सेना ने अटैक किया, अटैक करने के बाद ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन साइन की गई, जिसकी वजह से कश्मीर हमारे साथ आया, जब तक आधे कश्मीर पे पाकिस्तान की सेना कब्जा कर चुकी थी। पंडित नेहरू ने इसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदारी दी सरदार पटेल साहब को, और उससे पहले आज़ादी से करीब 5 साल तक पंडित नेहरू कश्मीर में जाना उनका अलाउ नहीं था। राजा ने बैन कर रखा था पंडित नेहरू को कश्मीर में जाएंगे भी। जिन पंडित नेहरू को ये बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, तो पहले कृपया इतिहास का अवलोकन कर रहे हैं। पहली बात, 1989 और 90 के बीच में जिस वक्त वीपी सिंह साहब की सरकार थी, बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही थी, तो पहला टेरर अटैक जो हुआ, उस टेरर अटैक में पीडीपी की जो सर आपकी आवाज़ बंद हो गई है, ये मत भूलिए आप कि आपने किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ खींचा था, उसके बाद दोबारा चुनाव हुए थे और उन चुनावों में बार बार आपके ऊपर धांधली के आरोप लगते रहे हैं। और यही बात महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि वहाँ पर वो बाकी लोग जो चुनाव लड़ने के लिए आए थे वो इतना परेशान हो गए और इतना दुखी हो गए उस चुनावी प्रक्रिया से कि उन्होंने दामन छीन लिया। उसमें यासिन मलिक मत भूलिएगा, एक नाम बहुत चमकता हुआ सामने आया था। बहरहाल इस पर मैं आपसे आगे बातचीत करती हूँ, मैं आऊँगी सर आपके पास, लेकिन कॉमोडोर सिंह, ये हिस्ट्री जो है आज की तारीख में ऐसा लगता है कि एक पार्टी की हिस्ट्री दूसरी है, एक पार्टी की हिस्ट्री थोड़ी अलग है, और इसी चक्कर में ये होता है कि हम अपने फ्यूचर को एकदम धुंधला कर देते हैं। कश्मीर की हिस्ट्री में सर कौन जाना चाहता है? फ्यूचर की तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा है? और क्या ये सब कुछ सेना पर ही निर्भर करेगा? क्योंकि अब तो उसमें भी पॉलिटिक्स घुस रही है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके जो एनालिसिस बहुत सही है कि ये एक पहली बात को हिस्टोरिकल प्रॉब्लम 47 से हम इनहेरिट करके बैठे हुए हैं, मगर क्या हम पीछे ही देखते रहेंगे? आज की तारीख में क्या हो रहा है, जब फ्यूचर में हम क्या करेंगे? हम प्रॉब्लम की बात तो करते हैं मगर आंसर की बात नहीं कर रहे कि इसके आंसर क्या होने चाहिए। जैसे कि अभी कल की बात मैं ले रहा हूं कि इतने बड़े अटैक के बाद जिसके अंदर हमारे स्टेट पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए, और उसके ऊपर मैंने देखा कि जो उनके चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती है, उनकी कोई बयान नहीं है, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं किया। जबकि एक ऐसा समय था जबकि उसके फैमिलीज़ को, बरीड फैमिलीज़ को विज़िट करना चाहिए था। एक रीथ लेइंग श्रद्धांजलि जहाँ पे रखी जाती, वहाँ पे उनको प्रेजेंट होना चाहिए था। साथ में उनको इस अटैक की निंदा करनी चाहिए थी। ये सब चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं। ऐसी जो बात है, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो आतंकवादी हैं उनका हौसला बढ़ता है, क्योंकि एक चुप्पी बेशक कोई काम की ना हो, मगर इसके अंदर भी एक संदेश होता है। जब आदमी चुप रहता तो ये एक सटल मैसेज जाता है दूसरी पार्टी को कि उनको ये काम रखना चाहिए। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अब मुझे दीपक मिश्रा जी का रुख करना है। दीपक मिश्रा जी, नरेश अग्रवाल ये कहते हैं कि उनके तो खुद ही आतंकवाद से संबंध है महबूबा मुफ्ती को लेकर। सर जरा इस पर रोशनी डाल दीजिए, कौन से आतंकवादी से कैसे उनके संबंध में कोई प्रूफ है जो नरेश अग्रवाल इस तरीके से ताल ठोक के कह रहे हैं, वो भी एक राज्य की मुख्यमंत्री के खिलाफ? देखिए नरेश अग्रवाल जी का जो बयान है वह निसंदेह निंदा करने योग्य है, निंदनीय है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर और ऐसे संवेदनशील वाक़ियों पर वक्तव्य बहुत सोच समझ के देना चाहिए। वो संसद के सदस्य भी हैं, इसके पहले भी वो हास्यास्पद बयान दे चुके हैं, खैर इसको छोड़िए। लेकिन जो कश्मीर की समस्या है, अभी मैं कश्मीर गया था, 15-20 दिन वहाँ प्रवास करके लौटा हूँ। हमें आम कश्मीरियों के दिमाग में यह बात कूट के रखना होगा कि उनके साथ कुत्सित सियासत नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से, देशभक्ति के चश्मे से सबको बाहर निकल के व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण से काम करना होगा। जैसे कल मुख्यमंत्री महोदया को जाना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश की, माफ़ कीजिएगा, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हैं। वहाँ का आप देखिए, ढांचा देखिए, वहाँ से उद्योग हटते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के प्रति व्यक्ति आय में और हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 50,000 से ज़्यादा का अंतर है।
उद्योग वहाँ से टूटते जा रहे हैं, पर्यटन समाप्त होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के युवाओं में, अब जैसे मुझसे कश्मीरी जो मुसलमान था उससे बात हुई, उसने मुझसे ये सवाल किया कि आप लोग हम लोग को देश द्रोही क्यों समझते हैं। ऐसे समय में जब कश्मीर के युवा मुसलमान नौजवान सेना में आ रहे हैं और आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आतंकवादी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होती, न वो हिंदू होता है न वो मुसलमान होता है, वह सिर्फ बम की भाषा जानता है। बातचीत के अलावा कोई समाधान नहीं है। और जितनी महबूबा मुफ्ती जी दोषी हैं, उतना ही उनको सपोर्ट कर रही भारतीय जनता पार्टी की भी दोष है। कश्मीर को लेके हमें भविष्य को लेके एक वर्तमान में अच्छी नीति बनानी होगी। जो दीपक मिश्रा जी, बातचीत ये चीज करते हुए हमें अरसा हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसी के स्टूडियो में बैठकर मैं कह रही हूँ कि चलिए बम दागते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन क्या एक कड़ा संदेश नहीं जाना चाहिए? दीपक मिश्रा जी, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि ये बजर राउंड है। मैं अब इनामुल नबी साहब के पास जाना चाहती हूँ। इनामुल नबी साहब, जो आज की तारीख में महबूबा मुफ्ती कह रही हैं और उसी महबूबा मुफ्ती को लेकर बार बार आप भी सवाल उठाते रहे हैं, इनफैक्ट पूरी गवर्नमेंट को लेकर सवाल उठाते रहते हैं कि ये लोग, इन लोगों के पास एक परफेक्ट प्लान नहीं है, इनके पास किसी तरह का कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि कश्मीर के हालात को ठीक किया जाए। आज की तारीख में जब महबूबा मुफ्ती ये बात कहती है तो आपका रिएक्शन क्या आता है? रूबिका जी, मैं आपको बताऊं, पहले मैं आज मुबारकबाद दूंगा जो भी हमारे पैनलिस्ट है, चाहे कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, उन्होंने माना कि ये प्रॉब्लम जो है 1947 से है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी माना कि अक़वाम मुत्तहिदा में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया। फिर हमारे कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं, उन्होंने ये भी माना कि नेहरू जी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उनके पास ट्राउल डॉक्यूमेंट नहीं था और महाराजा ट्राउल डॉक्यूमेंट के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देता है। उसी से पता चलता है कि कश्मीर, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो कश्मीर एक सॉवरेन स्टेट थी जिसका अपना परचम, अपना निशान, अपना विधान, ये सारा कुछ दिया गया था। बहरहाल वो तो हिस्ट्री है। जिस तरह एक और पैनलिस्ट ने कहा कि हमें सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन मैडम यही है कि मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आज भी यहाँ पर मारधाड़ कंटिन्यू है, खून खराबा उरूज पर है। आए दिन फौज हो, सिविलियन हो, मिलिटेंट हो, किसी न किसी इंसान की लाश गिरती है। एलओसी का देख लीजिए, चाहे लाइन के उस पार या लाइन के इस पार, मरता तो इंसान ही है। और मैं बता दूं, आज बीजेपी के अपने दोस्त से मैं फिर से रिपीट करूंगा, कल भी मैंने जी न्यूज़ पर ही बताया कि हिपोक्रेसी नहीं चलेगी सर। आप कह रहे दिल्ली में हुर्रियत वाले दलाल है, यहाँ मैडम इन द हाउस कह रही है, हाउस में कहती है। मैं भी वहाँ प्रेजेंट था, कल हमने जी न्यूज़ पर इस पर बहस भी की कि हुर्रियत के बगैर मसले कश्मीर का हल नहीं है। खुदारा आप अपने लोगों से झूठ मत कहिए। जो यहाँ पर खून खराबा हो रहा है, फौजों की लाशों पर आप सियासत ना करें। आपने पिछले 30 वर्षों में देखा, आपने तो मिलिटेंट्स मारे लेकिन आप फेल हो गए हैं मिलिटेंसी को ख़त्म करने में। आप एक मिलिटेंट को मारते हैं, 10 और लोग ज्वाइन करते। आप ये कह रहे हैं कि हिपोक्रेसी है और वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अमिताभ जी, इसका जवाब आपको देना होगा। महबूबा मुफ्ती जो बात कह रही है, बीजेपी उसके साथ है, सरकार उसके साथ है, या फिर महबूबा मुफ्ती को अपनी बात को वापस लेना होगा, या फिर इन दी एंड ये आलम आ जाएगा कि आप दोनों इसी मसले पर अलग हो जाएंगे? रूबिका जी, मैं आपको एक अहम बात बताऊंगा। नहीं, इनामुल नबी साहब, एक सेकंड मुझे जवाब अमिताभ जी से लेना है। एक सेकंड। हाँ अमिताभ जी, ये 1.5 मिनट का बजट राउंड है या मैं थोड़ा नहीं सर, अब खत्म हो गया है। आप डिबेट ओपन टू ऑल है। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए इस विषय पे मैं आपको थोड़ी सी सावधानी से बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पीडीपी, बीजेपी या किसी भी राजनीतिक दल की दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत संवेदनशील मसला है और इसमें राष्ट्रहित सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ राजनीतिक हितों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब पीडीपी, बीजेपी की जो बात है, मैं देखिए आतंकवाद पे जब मैं रिसर्च कर रहा था जेएनयू में, तो मैंने ये पाया, खुद ये मेरी अपनी फाइंडिंग है, मेरे रिसर्च का हिस्सा है, कि वहाँ किसी भी तरीके का आतंकवाद जब फैलता है तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो पैसा, जिसके वजह से पैसे की वजह से रिक्रूटमेंट होता है, दूसरा किसी न किसी तरह का आइडियोलॉजिकल तो यहाँ पर खैर जो भी है वो तो सबों को पता है कि दुनिया भर में एक तरह का आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है। दूसरा पैसा है। पैसे के लिए जो व्यवस्था थी उसमें पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने एक कंड्यूट बना रखे थे हुर्रियतों के जरिए, हुर्रियत के जो भी उसको दलाल कहिए, नेता कहिए, और उसके जरिए जो पैसा आता था उसमें मेडिकल कॉलेजेस की एडमिशन्स के जरिए, उसके अलावा डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था।
ये जो जिसको गर्भनाल बोलते हैं, जिसको एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ, उसको भारत की सरकार ने धीरे धीरे करके पहले तो पहचाना और उसको काटने की कोशिश शुरू की है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप थोड़ा धैर्य रखें। इतना पुराना संवेदनशील और बहुत ही ये दुखद घटना है भारतीय इतिहास के लिए। इसमें इसके लिए हुर्रियत जैसे लोगों की जो फंडिंग है, जो सुनिए, ये फंडिंग जो है, सुनिए जो ये फंडिंग है, ये फंडिंग को रोकने के लिए एनआईए जो काम कर रही है, एनआईए जो पूछताछ कर रही है, उसके बाद इनकम टैक्स से लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो काम कर रहा है, वो सबको पता है। इट्स इन पब्लिक डोमेन, अंडरस्टैंडेबल। पर मैं आज की तारीख में इस पॉलिटिक्स को लेकर बात कह रही हूँ कि आप लोग हुर्रियत, ये एक तो ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हुर्रियत के नेताओं से हमें बातचीत करनी चाहिए। स्टैंड क्या है सर? आपके अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि हमें बात नहीं करनी है जो भारत के संविधान में यकीन नहीं रखता है। ये सरकार का स्टैंड है। तो सरकार का हिस्सा तो महबूबा मुफ्ती भी है जो कह रही है कि बातचीत ही हल है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बातचीत, प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन प्रजातांत्रिक देश में भी एक सीमा होती है बातचीत की। यदि कोई भी स्टेक होल्डर वाकई में है तो वो बातचीत के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन हुर्रियत को हम स्टेक होल्डर पहली बार नहीं मानते, क्योंकि वो सीधा पाकिस्तान के साथ संपर्क में है, उससे पैसे लेने वाले दलालों की भूमिका में आ गए। और जहां तक मैं बात कर रहा हूँ, पीडीपी और बीजेपी दोनों ने अलग अलग चुनाव, मुझे सुनिए, तो चुनाव घोषणा पत्र दोनों पार्टियों के अलग थे, लेकिन उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने मिलके नेशनल इंटरेस्ट में, देश हित में एक सरकार बनाने की कोशिश की, ताकि दुनिया में भी ये मैसेज जाए कि कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान षड्यंत्रकारी तरीके से ये दुष्प्रचार करता है कि कश्मीर के पूरे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लिए और भारत के भी खिलाफ हैं, वहाँ एक चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का काम जनता को सहूलत पहुंचाने का है। वहाँ कश्मीर जल रहा है, वहां सहूलत नहीं है किसी को। सहूलत तो सियासतदानों को है, सहूलत तो महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के बाकी नेताओं को हो रही है। अरे प्रॉब्लम तो वहां की आम जनता को है ना सर। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं सर? महबूबा मुफ्ती कुछ और कह रही हैं, आपकी सरकार कुछ और क्यों कह रही है? कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज है सर आपकी पॉलिसी। राजीव जी, ये इसके लिए ये अंतिम समय के जो एक, मैंने अभी कहा आपको कि जो दीपक के अंतिम समय में बुझने के पहले वो फकफकाता है, ये सिर्फ वही है। और ये जो इतनी बड़ी तेजी से आतंकवाद की घटना और पत्थरबाजों की घटना है, वो इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके दिन अब बहुत बचे हुए नहीं है ज्यादा। और ये जो जितने भी आर्थिक रूप से उनके पास जितने भी पैसों की स्रोत थे, कहने के लिए अच्छी लगती है। हाँ, हम ये बात कह रहे हैं कि सेना हास्यास्पद बात कर रहे हैं। नहीं, सेना बहुत प्रोएक्टिव हुई है, सेना बहुत अग्रेसिव हुई है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा रूबिका जी, क्या मौका देंगे आप? राजीव जी, रूबिका जी नहीं है। हेलो, कि जो देखिए, मैं रूबिका जी जो अपनी बात रखना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट दो चीजों पे रखना चाहता हूं। पहली बात तो मैं रखना चाहूंगा पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर, और देश में जो हालात है कश्मीर को लेकर उन पर रखना चाहता हूं। पीडीपी के बारे में जब चुनाव प्रचार हुआ करता था तो 2014 में कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि भाइयों बहनों, देश की सरकार में गड़बड़ है, दिल्ली में बैठी सरकार में गड़बड़ है, इसलिए कश्मीर नहीं संभल रहा है। और पीडीपी के लिए कहा गया था कि बाप बेटी की सरकार ने बीजेपी पूरा कश्मीर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल और इंडियन आर्मी के जो पोर्टल है उसके हिसाब से अब तक कश्मीर में पिछले 36 महीनों में 229 जवान शहीद हो चुके हैं और 5 जवान कल शहीद हुए हैं, पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और 1351 बार सीमा। राजीव जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 3 साल की देन है? ये बताइए कि आपने जो पहले के बयान दिए, देखिए पीडीपी के साथ आपने सरकार चलाई है, पीडीपी के साथ आपने सरकार चलाया है, सरकार जो है आपने भी सरकार चलाया है। नंबर एक, मैं तो हमने तो सरकार चलाई, हमने आप राजीव जी आपने पीडीपी के साथ सरकार चलाया है। आप कैसे कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और अन्य क्षेत्रीय दलों आपने पीडीपी के साथ सरकार चलाई है वहां कश्मीर में, और आपने वहां सिर्फ दलाली की है, लेकिन इस बार आप निश्चिंत मानिए। आप बताइए अमिताभ जी, उसके अलावा आपने सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव जी,
बीजेपी से क्यों गठबंधन किए बैठे हैं? आप बिल्कुल किस वजह से बिल्कुल गठबंधन आप किए बैठे हैं? देखिए आपने लगातार अपने दो मुहे राजनीतिक नीतियों की वजह से आपने देश में ये स्थिति हो गई है कि आप देखिए, जवाब तो लेने दीजिए, किस तरह की सरकार आप चला रहे हैं? जवाब तो लेने आपको पता ही नहीं है सरकार के दीजिए। मैं बारे जो में। सवाल आपसे पूछ रही हूँ आप मुझे उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ये 3 ही साल में सब कुछ अचानक हो गया है जम्मू कश्मीर में? आपकी भी तो सरकारें रही हैं, क्या आपको इस बात का एहसास नहीं है कि ये दोनों पार्टियां, सुनिए सर मेरा सवाल सुनिए आप, ये दोनों पार्टियां खासकर कश्मीर में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, जब वो सरकार में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, जब वो सरकार से बाहर होते हैं तो कुछ और कहते हैं। क्या ये बीजेपी और कांग्रेस को एहसास नहीं है? क्या आप लोग भी इतने लोभी और लालची नहीं है कि सत्ता के लिए उनके साथ जा मिलते हैं और सॉल्यूशन की तरफ कोई नहीं देखता है? रूपिका जी, सरकार से पूछिए कि 89 में जब वीपी सिंह साहब की सरकार थी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की छोटी बेटी के लिए आतंकवादी किसने छोड़े थे और बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही थी। इनसे पूछिए मौलाना अजहर मसूद को कौन छोड़ के कंधार आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। आतंकवादियों से लेकर के यासीन मलिक को किसने भेजा था पाकिस्तान? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भेजा था। आतंकवादी से आप ये कहना चाह रहे हैं कि डील उन्होंने दी और मांझा पकड़ के हमने रखा? सरकार सवाल हमसे पूछेगी। राजीव जी, इसका मतलब ये है कि आपने कहा अगर वहां कुछ ऐसा हुआ है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आप हाल की बात कीजिए, सुनिए राजीव जी, हाल के ही दिनों में आप देख लीजिए, मणिशंकर अय्यर से लेकर चिदम्बरम से लेकर बाकी तमाम गुलाम नबी आजाद से लेकर, अगर आपको लगता है कि इतने ही हालात बुरे हैं और उनके साथ किसी तरह का कोई बातचीत, किसी तरह की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, तो क्यों जाकर गलबैयां करते हैं? क्यों हुर्रियत के नेताओं से आप मिलते हैं? निश्चित रूप से एक बात कह देता हूं, जब देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान कांग्रेस की लगातार दो मुही राजनीति की वजह से आज देश कहां है? लगातार दो मुही राजनीति करते हैं राजीव आप लोग। आप कांग्रेस के इस दो मुही राजनीति की वजह से देश आज यहाँ है। कांग्रेस की दो मुही राजनीति की वजह से कश्मीर आज सुलग रहा है। और सुनिए, क्या आपने लगातार पीडीपी के साथ सरकार नहीं चलाया? आपने लगातार कश्मीर की समस्या को बढ़ाया। पहले कह चुकी हूँ। राजीव जी रुकिए, जलाने का काम कर रहे हैं। कश्मीर आपने पूर्णतः जला दिया है। रुकिए, इनामुल नबी साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कॉमोडोर सिंह भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ दीपक मिश्रा भी है। एक सेकंड, आप दोनों बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दोगला कह रहे हैं, दोनों दोगली नीति पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। यही चीज आपने भी की है राजीव जी, और आज की तारीख में बीजेपी करती नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती कुछ और कह रही है, सेंटर में गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। शांत कश्मीर दिया था, इनामुल नबी कश्मीर दिया था, इनामुल नबी नॉर्थ ईस्ट दिया था। देखिए मैं इनको जवाब बताता हूँ। महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि राजीव त्यागी चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इनामुल नबी सर बात करने दीजिए ना। इनामुल नबी, राजीव त्यागी आपकी कड़ाई खोलते हैं और आपके झूठ को उजागर करते हैं। राजीव जी बस, क्या सच नहीं है? राजीव जी बस, कंधार आपकी सरकार को छोड़ के आए थे। झूठ और इतिहास को लेकर बैठ गए सर, बहुत पन्ने हैं, 1 घंटा कम पड़ जाएगा राजीव जी। बस दोनों से बातचीत करना चाहता हूं। देखिए, मेरी कोशिश थी कि आज बहुत गहन तरीके से इस पर विचार हो, इस पर चीख चिल्लाहट के साथ मामला खत्म नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड रुक जाइए राजीव जी, बस अब खामोश हो जाइए। इनामुल नबी साहब, बीजेपी ये कह रही है, सरकार ये कह रही है, वी आर रेडी टू टॉक टू हूसोएवर वांट्स टू टॉक टू अस, लेकिन शर्त ये है कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन होना चाहिए। हुर्रियत वाले तो करते ही नहीं है, किससे जाकर बात करें फिर? मैडम मैं आपको बताऊं कि 11 मई जो हमारे बीजेपी के दोस्त बैठे हैं, मैं उनको फिर से रिमाइंड करूं, मैं एक सीक्वेंस बताऊंगा। मैं फिर से कहूंगा, हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। देश ने आपको वोट दिया है सच बोलने के लिए, न कि झूठ बोलने के लिए। आपको यहाँ पर बुलाते हैं जिम्मेदारी के साथ, इस वजह से कि आप सच लोगों को बोले, न कि झूठ बोले। हमें मसले का हल निकालना है। मैडम 11 मई को पीडीपी के वरिष्ठ नेता, जो मैडम के बाद सबसे बड़े लीडर है पीडीपी में और वाइस प्रेसिडेंट है सरताज मदनी साहब, वो कहते हैं डायलॉग विदाउट हुर्रियत इज मीनिंगलेस। आप कहे तो मैं आपके ब्यूरो के थ्रू वो इनको फैक्स करा दूं। पीडीपी का लेटर हेड फिर सरताज मदनी साहब कहते हैं डायलॉग विदाउट हुर्रियत इज मीनिंगलेस। 1 जून को वो कहते हैं डायलॉग विदाउट हुर्रियत इज मीनिंगलेस एपॉलिटिकल। और 3 जून को फिर से
पीडीपी वाले स्टेटमेंट इशू कहते रिकंसिलिएशन एंड डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग हुर्रियत एंड पाकिस्तान। अब मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये पीडीपी का स्टेटमेंट है 7 जून को और 3 जून को 1 जून को, डायलॉग विद ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग Hurriyat and Pakistan, and without Hurriyat and Pakistan this dialogue is meaningless and apolitical। इसका जवाब पूछ लीजिए इनसे। अमिताभ जी, इनामुल नबी साहब, हम ये मानते हैं कि वो स्टेक होल्डर हो ही नहीं सकते जो अपने ही कश्मीर को आग के हवाले करे। उनको किसी कीमत पर आप स्टेक होल्डर मान ही नहीं सकते जो खुद मजे में रहे, जो खुद एसी में रहे, जिनके बच्चे बाहर जाकर नौकरियां करें, जिनके बच्चे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में नौकरियां करें और बाकी बच्चों को हाथ में पत्थर, बाकी बच्चों को सर हाथ में पत्थर दे दें। ऐसे लोग स्टेक होल्डर्स नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी इनामुल नबी साहब, फिर भी आप जो ये बयानात, सुनिए मेरी बात, नबी यदि पीडीपी के किसी स्टेटमेंट को कोट करें, मैं उससे मुंह से वाकफियत सहमति नहीं रखता। मुझे यह मालूम है कि हुर्रियत के जितने भी दलाल और नेता हैं वो सर पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले हैं, और पाकिस्तान वो मैडम को कहिए ना, मुझे कभी भी भारतीय हितों के लिए कभी भी अनुकूल नहीं है। वो हुर्रियत मैडम को कह दिया जाएगा और कह दिया गया है, पार्टनर भी कहेगा, आप अपोजिशन भी कहेगी, आपको हर एक बंदा यहाँ कहेगा हुर्रियत स्टेक होल्डर है। अलग बात है, हमने बहुत आपके यशवंत सिन्हा की रिपोर्ट देख लीजिए, यशवंत सिन्हा जी की रिपोर्ट देख लीजिए। आप यदि ऊंची आवाज में बात करिए, आप इसी की रिपोर्ट में एलके अडवाणी जी से पूछिए, यदि आप भारतीय संविधान में, यदि आप भारतीय संविधान में आस्था रखने के लिए कसम लेंगे तभी आप। अमिताभ जी, ठीक है, आप शांति होगी। मैं किसी को लाने के लिए राजीव त्यागी हैं और नबी इसके ऊपर है। कभी सीताराम येचुरी जी करते हैं, कभी यशवंत सिन्हा करते हैं, कभी मणिशंकर अय्यर जी करते हैं, कभी अडवाणी जी करते हैं, कभी मोहम्मद जी करते हैं। 7, 8, 9 पढ़ ले अमिताभ जी, आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा अमिताभ जी वो पढ़ करके। राजीव त्यागी जी रुक जाइए, पीडीपी को दिया हुआ है। राजीव त्यागी जी रुक जाइए, एफिडेविट पीडीपी को दिया, उसको पढ़ के देखिए। एक सेकंड राजीव त्यागी जी रुकिए, एक सेकंड, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन कभी अपने मौके की परवाह नहीं करेंगे। अमिताभ जी आप भी रुक जाइए। कॉमोडोर सिंह, आप अभी फ्रेम में भी उसी तरीके से बैठे हुए हैं। 2 पॉलिटिशियन आपके इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और 2, एक इनामुल नबी साहब है और अमिताभ जी इस साइड है। यानी कुल मिलाकर सेना जो है वो सिर्फ यही काम कर रही है कि ब्लिंकर्स लगा दिए हैं, ना उसे लेफ्ट देखना है ना उसे राइट देखना है। लेकिन क्या इससे हालात ठीक हो जाएंगे? मेरा बहुत सीरियस, बहुत ईमानदारी से आपसे ये सवाल है, क्योंकि क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा है, क्या ये मिलिटेंसी वाला मुद्दा है, ये एक मिक्सचर है मुद्दों का, इसको फिर सुलझाया कैसे जाएगा? क्या सारे फ्रंट एक साथ खुले होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक मिलिटेंस का मामला बन चुका है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस ने स्टार्ट किया। कुछ पॉलिटिशियन जैसे कश्मीर में हैं जो ना तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की कोई उनकी रिस्पेक्ट है, वो बायकॉट करते हैं, दूसरा इंडिया को गाली देते हैं, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। मुझे पहले ये कहने दीजिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ। और साथ में बात जुड़ जाती है कि लोग कहते हैं, बहुत से हमारे देश के अंदर इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीव हैं जो कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, मगर उनको ये भी बताना चाहिए बातचीत किसके साथ करें, किसके साथ बात करें। क्या वो हिजबुल जो मुजाहिदीन है उनके बात करें, हुर्रियत से बात करें जिनको कोई बिलीफ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ इंडिया के अंदर, जहाँ हम जो LOC के उस साइड पे लोग बैठे हुए हैं जैसे जैश मोहम्मद, लश्कर तौबा और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, उनके साथ बात करें, पाकिस्तान की आर्मी के साथ बात करें। ये सब मामले को देखा जाए तो इसका जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि एक मिलिटेंसी जो है वो बन चुकी है हमारे देश को सामना करने के लिए। ये एक तो बिल्कुल बात जो है वो साफ हो जाती है। दूसरी बात आ जाती है कि जब हमको ये काम दिया गया, मिलिट्री को काम दिया गया कि इसको सुधारो, अंडर कंट्रोल करो, तो आर्मी ने बहुत ही बेहतरीन काम करके सब चीज़ को कंट्रोल में करके रखा हुआ है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आर्मी एक दिन वहाँ से पीछे हट जाए
तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कश्मीर के हालात बिगड़ने के लिए। ये जो स्टेट अभी कुछ हद तक जो पीसफुल है, साउथ कश्मीर में प्रॉब्लम है, बाकी जो स्टेट है उसके अंदर जो पीस लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो एक बहुत मजबूती के साथ आर्मी खड़ी हुई है। और साथ में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूं कि जो आज की गवर्नमेंट है बीजेपी, इसने एक अच्छी इरादे के साथ, गुड इंटेंशंस के साथ पीडीपी के साथ जो जोड़ा था, अपना नाता जोड़ा था, अलायंस बनाई थी, मगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल रहा है। इसकी बात बिल्कुल साफ होती है क्योंकि आपने अभी बताया कैसी स्टेटमेंट्स आती हैं उनके लीडर से, पीडीपी के जो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी हैं। तो मेरा जो ये कहना है कि कुल मिला के अगर हमारे साथ हमारी जो शांति है जिस हद तक डिग्री तक है, वो एक आर्मी की देन है। आर्मी एक बहुत अच्छा काम करे। कल की बात है कि हमारे जो आर्मी चीफ थे वो एयरफोर्स एकेडमी में एक कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने हमको काम दिया है वो हम बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और साथ में वो ये उन्होंने कई मुद्दे और उठाए, जैसे कि बहुत लोग जो हैं नौजवान हैं हमारे कश्मीर के, वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, फोर्सेस करना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, हिंदुस्तान के जो दूसरे हमारे नौजवान हैं उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई एक अच्छी रोजी रोटी इज्जत की कमानी चाहता है। स्टोन पेल्टर बन के या आईसिस के वेव फ्लैग्स को वेव करके या हैंड ग्रेनेड फेंक के रोजी रोटी नहीं कमाना चाहता। वो नहीं चाहता कि मैं भी एक अफसर बनूं, मैं भी एक लेकिन हुर्रियत के ये सारे नेता साहब यही तो कर रहे हैं। जो है बात वही जहां पर आपने शुरुआत की थी कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गाना नहीं भूलते हैं पाकिस्तान का। और इनामुल नबी साहब ये इतना पाकिस्तान का गाते हैं फॉर्मूला है। आप जैसे समझदार कश्मीरियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है सर? आपको क्यों ये बातें समझ में नहीं आती हैं? मैडम इस मसले का हल मिलिट्री ऑप्शन है नहीं। ये इनको कैसे समझ में आएगी? ये ही करने का वो पैसा खाते हैं, यही सब करवाने और करने का वो पैसा खाते हैं। इनको अमिताभ जी, मेरा सवाल आपसे नहीं इनामुल नबी से था। एक सेकंड अमिताभ जी रुकिए, अपने आप को हाथ मत कर रहे हैं। अमिताभ जी ये मुसीबत आपने लाई, आपसे मैं पूछ सकता हूं? हम यहाँ इलेक्शन लड़ रहे, पिछले जब हमने इलेक्शन लड़ा 70% वोटिंग पड़ी और आज 5% वोटिंग पर ये हम पहुंचे हैं। ये मुसीबत तो आपकी इल पॉलिसीज की वजह से है। आज 72% इंक्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग्स का हुआ, उसका जवाब बताइए ना। छोड़िए मिलिटेंटों को, सिविलियनों को। 72% इंक्रीज इन सिक्योरिटी फोर्सेस किलिंग, 37%। बात सुनिए सर, आपने सवाल पूछा तो बात सुनिए। 37% इंक्रीज इन सिविलियन किलिंग ने लगातार बॉयकॉट किया है चुनावों का, और उसके बावजूद वहां पर चुनी हुई सरकारें आई हैं। हुर्रियत ने लगातार बॉयकॉट किया, इसलिए ऐसा आप मत कहिए। हुर्रियत स्टेक होल्डर है। आपने इनामुल नबी साहब हुर्रियत स्टेक, अरे मेरा सवाल आपसे यही तो है। अमिताभ जी एक सेकंड, मेरा सवाल आज की तारीख में सवाल का जवाब इनामुल नबी साहब आप दे दीजिएगा प्लीज। मैं इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। आप लोग पैसा खा के अमिताभ जी एक सेकंड, ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला, जो चीज हमें नजर आ रही है, जो चीज यहाँ पर दीपक मिश्रा को नजर आ रही है, जो चीज कॉमोडर सिंह को नजर आ रही है, जो चीज राजीव त्यागी को नजर आ रही है, जो चीज बाकी देश के लोगों को नजर आ रही है, आपको वो बात क्यों नजर नहीं आती है कि ये लोग चलते किसी और राह पर हैं और कश्मीरियों को किसी और राह पर धकेलते हैं? हुर्रियत की ये इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है? ये अपने बच्चों को तो बाहर ऐशो आराम की जिंदगी देते हैं और यहाँ के मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर थमाते हैं। ये आपको क्यों नहीं समझ में आता है? सत्ता से मतलब है, न कश्मीर से मतलब, न देश से मतलब। हमें कश्मीर से मतलब है। आपको पाकिस्तान का फतूर चढ़ा है तो जैसे अंदरावी है। ये मैं आपसे फिर से कहता हूं, जिससे बात करेंगे आप, जिनके साथ आपको बात करेंगे उनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप कहेंगे पीडीपी वाले वो आपके अपने हैं, आप कहेंगे कांग्रेस वो आपके अपने हैं, आप कहेंगे एनसी वो आपके अपने हैं। बात अगर आपको करनी है वो आपको हुर्रियत के साथ करनी है, और जिस तरह बीजेपी ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ बात करनी की है वैसे दोबारा बात करनी पड़ेगी। हिजबुल मुजाहिदीन से बात की है वैसे दोबारा बात करनी पड़ेगी। अरे बिल्कुल मैडम, वो हमारे अपने बच्चे हैं सर। ठीक है, जब आप अकालियों से बात कर सकते हैं, जब आप नागालैंड में मिलिटेंटों से बात कर सकते हैं ये बोलकर कि वो हमारे अपने बच्चे हैं, क्या जो यहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन के लड़के गन उठाए हैं
वो हमारे अपने बच्चे नहीं है। मेरा अमिताभ जी से सवाल कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे ये बताइए इनामुल नबी साहब, एक सेकंड रुकिए, क्या कश्मीर के बच्चे इतने अंधे हैं? सुनिए एक सेकंड अमिताभ जी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। क्या कश्मीर के बच्चे इतने अंधे हैं? आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं? आप जैसे लोग क्यों नहीं बताते हैं कि 15 सालों में इस देश की सरकार ने उस एक एक बच्चे पर, एक एक कश्मीरी पर 92,000 रुपए खर्च किए हैं। उत्तर प्रदेश में एक एक आदमी पर सिर्फ 4,000 रुपए खर्च किए हैं। इतनी बेपनाह मोहब्बत हिंदुस्तान ने आपको दी है और आप कह रहे हैं कि वो मिलिटेंट बन जाते हैं। क्यों? अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता हमारी मोहब्बत। 15 वर्षों में आप गिन लीजिए आपने कितने लोगों को यहाँ गलत रास्ते पे डालते हैं। 15 वर्षों में आप गिन लीजिए आपने कितने बच्चों को अंधा किया। देखिए 15 वर्षों में आप ये कहिए आपने देखिए 15 वर्षों में ये कहिए कि आपके एमएसपीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आप बिहेव कर दिए, कितना कमाया? नबी हमें क्या मिला? चुप हो जाइए नबी साहब, खामोश हो जाइए। पॉलिटिकल इस देश के आर्मी चीफ ने कहा है कि हमें मानवाधिकार में आज भी यकीन है। सुनिए इनामुल नबी साहब, 30 वर्षों में गोलियों के अलावा कौन सा पैकेज दिया आपने? 30 वर्षों के अलावा पैलेस के बगैर और क्या दे दिया? आपको क्या लगता है? आपने कस्टडियल डिसअपीयरेंस और कस्टडी किलिंग से बगैर क्या दिया? अरे सुनिए साहब, महबूबा मुफ्ती क्या कहती है सुना आपने? 5-7,000 केस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में है। अरे आप लोगों ने हमें क्या दिया? अभी भी आपको ये लग रहा है आप लोगों ने हमें क्या दिया? एक तो सुन लीजिए, आप और मैं एक है, आप और मैं हिंदुस्तानी है। मेरा भी कश्मीर है, आपका भी कश्मीर है। ये आप और मैं किसी तरीके से अलग नहीं हो सकते हैं, इसे क्लियर कर दीजिए आप। रुबिका लियाकत हिंदुस्तानी है, इनामुल नबी हिंदुस्तानी है। वो कश्मीर मेरा भी उतना ही है जितना आपका है। देखिए फिर आप पहले नहीं चलने देते मैडम रुबिका जी, काश आपका कश्मीर फिर गोलियां चलती, फिर बम चलते जैसे पीओके में होता है। फिर इनामुल नबी साहब, फिर लाशें बर्बाद कर दी जाती। ये मेरा घर है, ये हमारा घर है, इतना समझिए। नबी तो मवाद उठाते हो। आपको जमीन ही तो चाहिए ना, घर वाले नहीं चाहिए। आपको घर चाहिए, घर वालों से आपको मतलब ही नहीं। इनामुल नबी साहब, खुदा के वास्ते अपने जमीन को जगा दीजिए। खुदा के वास्ते अपने जमीन को जगा दीजिए। आईएस का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जब एनकाउंटर चल रहा था तो हमारे बच्चे वहां मारे गए। 3 बच्चे 3 नहते बच्चों को आपने मारा। मुझे अब छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले राजीव जी जल्दी से अपना एक लास्ट कमेंट दे दीजिए। आप जितने हम हिंदुस्तानी हैं उतने आप भी बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम कश्मीरी हैं, हमारी अलग पहचान है, अपना विधान है, अपना निशान है। बगैर आपकी कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। इसे रट लीजिए, इसे गुदवा दीजिए अपने मुंह में। वापस किया था, वक्त एक आएगा हम आपको परमिशन के बगैर अंदर नहीं आने देंगे। बाहर जाते हो आप घूमने के लिए तो पासपोर्ट हिंदुस्तान का लेकर जाते हो। ये दोगला रवैया बंद कर दीजिए, ये बेईमानी बंद कर दीजिए। इनामुल नबी पास भी था, हमारी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत है, जमहूरियत से जुड़ी हुई ये मोहब्बत है। जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, वैसे हमारे पास भी है। हम कहां से अभी पासपोर्ट ला सकते हैं? इनामुल नबी पासपोर्ट जाइए पाकिस्तान लेकर आइए, वहां से पासपोर्ट दिखाएं जरा। मालूम है मैं एक प्रश्न मैं थोड़ी पाकिस्तान गया हूं ना, मुझे जाना है। मैं कश्मीरी हूं, मैं अपनी कश्मीरियों की बात कर रहा हूं। कश्मीरी देखो कश्मीरी हूं जी। मैं जवाब देना चाहता हूं, प्लीज हमें जीने दीजिए खुदा के लिए, हमें मत जवाब दे सकता हूं। खुदा के वास्ते अपने जमीन को थोड़ा जगा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कितने खुदा का वास्ता, एक एक जवान अपना पूरा परिवार इसलिए छोड़ के आता है इनामुल नबी साहब, ताकि आप वहाँ पर सुरक्षित रह सके, ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। अपने परिवारों को क्या पता ये सियासी लोगों ने मुसीबत यहाँ खड़ा की और जेल हो रहे हैं। सर मुझे ब्रेक लेना है, मैं और इस पर बहस नहीं कर सकती हूँ आपसे, लेकिन याद रखिएगा बगैर हिंदुस्तान के आपका कोई वजूद नहीं है और ना आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए।